पाठ्यक्रम की रूपरेखा और अंक विभाजन। आज इस कक्षा में हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे से कि 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें किन किन जो पाठ हैं, आपकी कविताएं हैं, कौन कौन सा पाठ्यक्रम लगा हुआ है, कौन से कवि, कौन से कविताएं उनकी पढ़नी है, और कौन सा गद्य खंड है तो कौन से लेखक उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे। आगे अभिव्यक्ति माध्यम वितान है तो वितान में हम क्या पढ़ेंगे, और अभिव्यक्ति माध्यम है तो उसमें हमारे कौन कौन से पाठ लगे हुए हैं, और व्याकरण के बारे में भी देखेंगे हम कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने आरोह भाग 2 से, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य पाठ्य पुस्तक है, जिसमें ज्यादा अंक का जो आपका की परीक्षा है उसमें क्वेश्चन है ज्यादा अंक के आरोह भाग 2 से ही पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आरोह भाग 2 है, आरोह भाग 2, उसको भी हम आगे 2 भागों में बटा हुआ बेटा, वो उसमें भी आगे 2 भाग हैं, 2 खंड हैं। पहला खंड होगा हमारा पद्य, जिसको कविताएं भी बोलते हैं, पद्य खंड, या जिसको हम काव्य खंड भी कह सकते हैं, काव्य खंड। और दूसरा यहाँ पे आरोह दूसरे भाग में बटी है वो है गद्य खंड, वो है हमारा गद्य खंड। इसमें भी हम सबसे पहले जो हमारा पद्य खंड है, जो काव्य खंड है, जिसमें हमारी कविताएं लगी हुई हैं, कवि जो हमें जिनका अध्ययन करना है, पढ़ना है, उनके बारे में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम पद्य खंड में, तो पद्य खंड के जो सबसे पहले कवि है वो कौन से होंगे, और कौन सी कविताएं हमें पढ़नी होंगी, और कितनी उनकी कविताएं होंगी। तो सबसे पहले जो हम कवि पढ़ेंगे बेटा काव्य खंड में, वो कौन है, कवि है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कविता पढ़ेंगे हम, पहली कविता पढ़ेंगे आत्म परिचय, आत्म परिचय, जिसमें स्वयं अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कवि। और दूसरी कविता उनकी पढ़ेंगे एक गीत, एक गीत। ये 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है हरिवंश राय बच्चन जी की। दूसरी कविता या दूसरे कवि जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, सॉरी, दूसरे हमारे जो कवि हैं वो है आलोक धनवा, आलोक धनवा। आलोक धनवा जी की कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है पतंग। तीसरे जो कवि हैं जिनको हम पढ़ेंगे वो है हमारे कुंवर नारायण, कुंवर नारायण जी। और कुंवर नारायण जी की जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में वो है हमारी 2। तो कविताएं कौन कौन सी हैं कुंवर नारायण जी की, कविता के बहाने, कविता के बहाने, बात थी सीधी पर। 2 कविताएं इनकी जो पढ़ेंगे हम, बात थी सीधी पर। 2 कविताएं यहाँ पढ़ेंगे हम इनकी कुंवर नारायण जी की, कविता के बहाने, बात थी सीधी पर। अगले कवि की अगर हम बात करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो है हमारे रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय जी। कविता है इनकी जिसका अध्ययन करेंगे वो है कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। ये अगली कविता पढ़ेंगे हम इनकी रघुवीर सहाय जी की। 5वीं कविता जो हम पढ़ेंगे वो है, 5वीं कविता जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है हमारी गजानन
कवि है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। और कविता है इनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है वो है सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष स्वीकारा है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो हमने सहर्ष स्वीकार किया है। अब स्वयं के लिए कह रहे हैं कवि। अगले अगर कवि की बात की जाए बेटा तो छठे नंबर पर हम कवि पढ़ेंगे हमारे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी। और कविता है इनकी जो लगी हुई है हमारे पाठ्यक्रम में 12वीं के वो है उषा। वो कविता है उषा। इनके बाद पढ़ेंगे हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद पढ़ेंगे हमें तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी कविता लगी हुई है बादल राग। बादल राग। 8वें नंबर पर जो कवि हैं हमारे वो हैं तुलसीदास। और तुलसीदास जी की जो हम रचना पढ़ेंगे वो है दो। एक तो कवितावली से, इनकी कवितावली से कवित है और सवैये। कवितावली से दो कवित एक सवैया। और दूसरी इनकी कविता जो पढ़ेंगे यहीं पे वो है राम लक्ष्मण लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। जिसमें बेटा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जिसमें जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं युद्ध में तो किस तरह से रामचंद्र जी हैं वो सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगते हैं वो इसमें बताया है। और इसके बाद अगर अगले कवि की बात करें तो अगले कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं वो है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। और फिराक गोरखपुरी जी की जो रचना पढ़ेंगे दो छंद हैं इनके, रुबाई रुबाइया और गजल। रुबाइया और गजल ये दो छंद हैं, दो कविताएं हैं जो इनकी पढ़ेंगे हम। और अंतिम हमारे जो कवि हैं हमारे जो उसमें है पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं वो कौन है हमारे आपके उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी जी। और उमा शंकर जोशी जी की कविता जो हम पढ़ेंगे तो वो कविता है हमारी छोटा खेत छोटा मेरा खेत बुगलों के पंख। बुगलों के पंख। बुगलों के पंख छोटा मेरा खेत। तो ये है हमारे जो पाठ्य कर्म में बेटा जो आरोह के पद्य खंड में काव्य खंड में जो कवि और कविताएं हमें पढ़नी है वो ये है। आपके कितने कवि हैं 10 कवि हैं। और 10 कवियों में भी अगर आप कविताओं की बात करें कि कितने कवि हैं तो कविताएं हैं 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हैं। और फिर यहाँ पे तुलसीदास जी की फिर 2 हैं और यहाँ पर उमा शंकर जी की 2 हैं। 4 कवियों की और एक कविता हो गई तो कुल कवि कितने हैं? कवि हमारे हुए 10 और कविताएं हुई हमारी 4 कवि है, एक कवि की अतिरिक्त हो गई तो 14 कविताएं हैं। कुल हमें जो कविताएं पढ़नी है 12वीं के पाठ्यक्रम में वो पढ़ेंगे हमें 14 कविताएं और कवि पढ़ेंगे हम 10 कवि 14 कविताएं। ये हो गया हमारा कौन सा पद्य खंड
किसका? आरोह का। आरोह का पद्य खंड हो गया बेटा। उसमें कितना हमने देखा? 10 कवि, और 10 कवि के साथ कितनी कविताएं? 14 कविताएं, जिसमें आपने देखा हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय और एक गीत, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की कविता के बहाने, बात थी सीधी पर, और रघुवीर साय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता, और गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, उनकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता ऊषा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग। तुलसीदास जी बेटा, तुलसीदास जी की कवितावली से 2 कवित और एक सवैया है, वो आपका लिया गया है, वो पढ़ेंगे। और फिराक गोरखपुरी जी की 2 छंद हैं, रुबाइयां और गजल। और यहाँ पे ये आपका तुलसीदास जी का एक हम पढ़ेंगे, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, इसको यहाँ नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे लिख सकते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। ये 2 रचनाएं किनकी पढ़ेंगे हम? तुलसीदास जी की। और फिराक गोरखपुरी, रुबाइयां और गजल उमा शंकर जोशी जी की जो कविताएं पढ़ेंगे वो है हमारी छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। ये कविताएं बेटा, और ये इनके कवि हैं, तो इनका वो करेंगे। अब अगली बात आती है कि इनमें से कितने अंक का हमें, जो प्रश्न पत्र में कितने अंक के प्रश्न है वो हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस काव्य खंड से जो हमें पूछे जाएंगे तो 6 अंक के, या पहले ये लिखे हम बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है बेटा वो यहाँ से 6 अंक के होंगे आपके, 6 अंक। अगला अगर देखा जाए इसमें से तो आपका दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो है सह प्रसंग व्याख्या। और सह प्रसंग व्याख्या है वो कितने अंक की होगी? 5 अंक की। आगे अगला वो जो प्रश्न है वो पूछा जाता है आपका अभ्यास का प्रश्न। और अभ्यास के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से दिया जाता है कि तीनों में से कोई 2 प्रश्न कीजिए। कोई 2 प्रश्न जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप कर सकते हैं, ये वैकल्पिक है। तो यहाँ पर अच्छे का कर जो चाहे, यहाँ पर अभ्यास के प्रश्नों की बात करें तो वो होंगे 8 अंक के। 4 अंक का एक होगा, 4 अंक का एक, 4 का एक। तो यहाँ अभ्यास के प्रश्न है वो आपको कितना देगा? 8 अंक, 8 अंक देगा। तो उसके बाद अगली बात करें हम, अगला जो हमारा प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछा जाता है, वो है आपका काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य का जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कविताओं से, काव्य खंड से, वो है आपका 2 अंक का। और उससे आगे अगर 5वां प्रश्न यहीं से पूछा जाता है बेटा वो है आपका कवि जीवन परिचय। और कवि जीवन परिचय पूछा जाता है 4 अंक। ये हो गए आपके कितने? 4, 5, 11 और 19 और 21 और 4, 25 अंक। कितना हुआ? 25 अंक। तो आपके इन 10 कवियों में से 14 कविताओं में से जो आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं। एक प्रश्न कोई दिया, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, कौन है? तो वो इस तरह के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा कविताओं से, वो कितने के पूछे जाते हैं? 6 अंक की। और वहीं पर सह प्रसंग व्याख्या आपकी करवाई जाएगी, वो कितने अंक की होगी? 5 अंक की। और अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं बेटा 2 पूछे जाते हैं, वो होंगे आपके 8 अंक के। और इसके बाद अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो काव्य सौंदर्य है वो आपका कितने का होगा? 2 अंक का। कवि जीवन परिचय यहाँ से लिया जाता है, दिया जाता है, वो हो गया आपका कितना? 4 अंक। तो कुल मिलाकर काव्य खंड है, काव्य खंड से हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? यहाँ पे
पद्य से या कविताओं से कितने अंक आएंगे? 25 अंक होंगे। अब बात करें हम अगले इसके खंड की, कौन सी? गद्य खंड की। कि गद्य खंड से कौन कौन से पाठ हमारे लगे हुए हैं? ये हमारा क्या है? पद्य खंड है। पद्य खंड है, कविताएं हैं, काव्य खंड है। तो पद्य भाग से, काव्य खंड से है हमारे इस तरह से ये हमारी रचनाएं लगी हैं और ये हमारे कवि हैं बेटा। इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे आपके किससे? काव्य खंड से, जो आपको कितने देंगे? 25 अंक। ये आपने अलग अलग देखा। इसके बाद अगर हम बात करें गद्य खंड की, आरोह भाग 2 में ही जो आपका आरोह भाग 2 में ही अगर हमें गद्य खंड की बात करते हैं, पद्य खंड हमने देखा 25 अंक का, अब गद्य भाग देखिए, गद्य भाग से कितने अंक का हमें यहाँ से मिलेगा और कौन कौन सी रचनाएं हमारी लगी हुई है, कौन कौन से लेखक यहाँ पे हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाओं का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहला पाठ है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है आपका कौन सा? भक्तिन। पहली रचना जो पढ़ेंगे, पहला जो पाठ पढ़ेंगे वो है भक्तिन। और भक्तिन की लेखिका है आपकी, पहली ही लेखिका है जो आपके इसमें लगी हुई है 12वीं के उसमें पाठ्यक्रम में बेटा। पहली ही आरोह में जो लेखिका लगाई गई है वो है हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। दूसरे पाठ की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा है? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन के लेखक हैं आपके जिनेंद्र कुमार। जिनेंद्र कुमार जी हैं, मनोविश्लेषणात्मक लेखक हैं जो अंतर्मन की अंतर्तमों तक पहुंच के रचनाएं करते हैं। तीसरे हैं आपके यहाँ पर लेखक जो हम पढ़ेंगे, तो तीसरे हैं आपके काले मेघा पानी दे। तो तीसरी रचना हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे अगली रचना जो हमारी है, और लेखक हैं इनके कौन? धर्मवीर भारती। श्री धर्मवीर भारती जी हैं इनके लेखक, धर्मवीर भारती। अब अगले लेखक की अगर बात करें, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती। अगले लेखक की अगर बात करें तो अगले लेखक जो हमारे हैं वो अपनी अगली जो रचना हमारी है वो कौन सी है? पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक। और पहलवान की ढोलक के जो कवि लेखक हैं वो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु है इनके लेखक। आंचलिक लेखक है बेटा, आंचलिक जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेके लिखते हैं। तो यहाँ पहलवान की ढोलक में भी क्या है? क्षेत्रीय समस्या उसको उठाया है इन्होंने। अगली बात करें अगर हमें, तो वो क्या है? अगले लेखक चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक हैं आपके विष्णु खरे। लेखक हैं आपके विष्णु खरे। अब इसके बाद अगर हम अगले अपने लेखक की बात करें जो रचना हमें पढ़नी है, अगले लेखक कौन से लगे हुए हैं, तो अगले की बात करते हैं। तो अगले लगी हुई है हमारी एक कहानी, कौन सी? नमक। नमक कहानी लगी हुई है और नमक की लेखिका है, फिर से एक और लेखिका लगी बेटा। पहले महादेवी वर्मा जी, दूसरी फिर एक लेखिका लगी है नमक की, रजिया सज्जाद जहीर।
रजिया, सज्जाद, जहीर। बड़ा मार्मिक ढंग से बताया गया बेटा। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है उसके बारे में बताया गया है। विषय वस्तु को वहां से लिया गया कि किस प्रकार से जो भारत पाकिस्तान का विभाजन दो हो गया कि भूभाग को तो बांट दिया गया, लेकिन जो वहां पर रहने वाले नागरिक थे जो भारत में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, उनके किसको नहीं बांटा जा सका। भारत और पाकिस्तान के जो हमें उनके मन को नहीं बांटा जा सका। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उस पर कहानी की गई है, रजिया, सज्जाद, जहीर। अगर अगले उसके लेखक की बात की जाए, हमारे उसमें लगे हुए हैं पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में जो हमारे को हमें पढ़ना है वो है हमारे, अगला है हमारा सीरीज के फूल। पाठ है सीरीज के फूल। एक निबंध है बेटा सीरीज के फूल, और लेखक हैं आपके इनके आलोचक, बहुत महान आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक रचना ये पढ़ेंगे हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सीरीज के फूल। अगले अगर और अंतिम पाठ की बात करें, कौन सा पाठ पढ़ना, कौन सी रचना में पढ़नी है, तो वो है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके साथ साथ इसमें लेख है, ये छोटे से पाठ में लेख है। और अगला क्या है, मेरे आदर्शों का, मेरी कल्पना का, मेरे नहीं बेटा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ लेखक है आपके दोनों के ही, दो छोटे छोटे लेख हैं ये, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। और इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ये हैं आपके इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस तरह से आपके यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो हमारे पाठ है, पाठ और 8 इनके लेखक हैं। वहां पे हमने कितने पढ़े थे, 14 कविताएं हैं, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम 8 ये, तो कितने हो गए, 22 ये पाठ हो गए किसके, आरोह के। आरोह में भी किसके, पद्य खंड से, काव्य खंड से 14 कविताएं, और यहाँ से पाठ पढ़ेंगे 8, तो कितने कुल 22। और वैसे देखा जाए तो 10 कवि वहां पे लगे हुए हैं और 8 लेखक यहाँ, तो 18 कवि और लेखक, 18 कवि व लेखक। और यहाँ पर अगर बात करें तो 22 क्या है, रचनाएं या कविताएं और पाठ है जो आपको पढ़ना है। तो इतने हम पढ़ेंगे किसमें, इसमें आरोह भाग 2 में 22 रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे, और 18 लेखक और कवि हैं वो पढ़ेंगे किसमें, 12वीं के पाठ्यक्रम में। तो आगे अगर बात की जाए इनके अंक विभाजन की, कि आरोह के जो ये पद्य खंड है उससे तो मेरा कितना हो गया, पद्य खंड से 25 नंबर का देखा हमने, जो अलग अलग पूछे जा रहे 5 प्रश्न आपसे। अब बात आती है अगर गद्य खंड की, तो गद्य खंड से कितने जो अंक का प्रश्न है वो आएंगे, कितने अंक के, और कुल कितने अंक यहाँ पे हमसे परीक्षा में कितने अंक का जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहां पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय, इन पाठों में से बहुविकल्पी कितने होंगे प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे कितने के, 7 अंक के। वहां थे आपके
6 अंक की कविताओं से, यहाँ हो गए 7 अंक की। दूसरे नंबर पे आएगी यहाँ सप्रसंग व्याख्या, और सप्रसंग व्याख्या है वो उसी तरह कविताओं की तरह ही यहाँ पे भी कितने अंक की होगी, 6 अंक की। और एक यहाँ पर प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या होंगे, अभ्यास के प्रश्न होंगे। सॉरी 6 अंक नहीं बेटा, 5 अंक की व्याख्या तो यहाँ 12वीं में 5 अंक की पूछी जाती है। तो ये सप्रसंग व्याख्या वो कितने होगी, 5 अंक की। अब तीसरे नंबर पे आता है अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर आपके जहां कविताओं में विकल्प दिए गए थे, यहाँ विकल्प नहीं दिए जाते, 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दो कितने के होंगे, 4 अंक के। 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे तो कितने हो गए, 8 अंक के। तो यहाँ अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 8 अंक के। तो कितने हो गए, कुल अंक 20। कुल अंक कितने हो गए, 20। और 20 अंक कुल हो गए। तो यहाँ पर हम देखें गद्य खंड में पद्य के 25 और गद्य से कितने हो गए, अंक में कितने मिले, 20। तो आरोह जो है, आरोह भाग 2 है, उस आरोह भाग से हमें कुल कितने अंक का प्रश्न पत्र मिला, 45 अंक का। 25 अंक हमें कौन देगा, हमारा पद्य खंड, और 20 अंक कौन देगा हमें, गद्य खंड। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे आपकी जो वितान है, तो वितान में से कितने पाठ हैं और कितने अंक का प्रश्न वहां से आएगा। पहली पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 स्पष्ट कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितने कवि कितने लेखक हमें पढ़ने हैं और कितने अंक वो वहां से हमें मिलेंगे। तो आगे हम चलते हैं अगले की तरफ, खंड की तरफ, किताब हमारी पाठ्य पुस्तक उसकी तरफ। तो अगली पाठ्य पुस्तक है अगली पाठ्य पुस्तक हमारी वितान भाग 2। 11वें में क्या, आरोह भाग 1 वितान भाग 1। तो यहाँ पर 12वें में हो गया आपका आरोह भाग 2 वितान भाग 2। अब वितान भाग 2 को देखते हैं कि वितान में भाग 2, तो वितान भाग में हमें किन किन रचनाओं का अध्ययन करना है, कौन कौन सी रचनाएं हमारी लगी हुई है। यहाँ पे स्पष्ट कर दो बेटा, आरोह में ही आपका पद्य और गद्य खंड है, काव्य खंड है और गद्य है, लेकिन वितान में सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड है। और गद्य खंड में भी क्या है, आपके 4 पाठ लगे हुए हैं 12वीं में। अगर सबसे पहले पाठ की बात की जाए तो सबसे पहला पाठ लगा हुआ आपका सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग, और सिल्वर वेडिंग के जो लेखक हैं वो कौन है, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी हैं ये लेखक, मनोहर श्याम जोशी। लेखक कौन है बेटा, मनोहर श्याम जोशी। और अगली जो रचना देखेंगे हम, अगला जो हमारी लगी हुई इसमें वो है जूझ कहानी। जूझ कहानी लगी हुई बेटा, छोटे से बच्चे की पढ़ाई के लिए किस तरह से वो संघर्ष करते हैं पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, वो तो बताया गया। तो जूझ कहानी के लेखक आपके आनंद यादव। आनंद यादव। इसके बाद अगर तीसरा पाठ हम देखें तो तीसरा पाठ कौन सा लगा हुआ है वितान में, तीसरा पाठ जो पढ़ेंगे वो है आपका अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव, और लेखक है इसके बेटा ओम थानवी। ओम थानवी। इसमें बेटा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसी के बारे में बताया गया है तो इतिहास का पाठ लेके ले, जहाँ इतिहास में आपके पुरातात्विक जो तथ्य हैं, पुरातात्विक चीजें हैं उनको लेकर अध्ययन किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ पर उनके ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो इस पाठ में है आपको ओम थानवी जी जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा
रहता है, उसकी सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक जो उनके अस्मिता है, जो सांस्कृतिक पहलू है, पक्ष है, हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक जो पक्ष है, पहलू है, उसके बारे में बताएंगे। और चौथा अगर पाठ की बात की जाए अंतिम, वो है आपके डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने, और डायरी के पन्ने की लेखिका है कौन? एन फ्रैंक। एन फ्रैंक। एन फ्रैंक क्या बेटा? एक यहूदी है। जब विश्व युद्ध होता है तो हिटलर है, हिटलर क्या करते हैं, यहूदियों को चैम्बरों में बंद करके जब मार रहे हैं, यहूदियों को यातनाएं दे रहे हैं, तो ये जो एन फ्रैंक है, इसका परिवार है, वो किसमें रहता है? अज्ञातवास में रहता है। तो तभी एन फ्रैंक वो डायरी लिखती है और उसी का नाम दिया गया है डायरी के पन्ने। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब संभवाते हैं ऐसे उनको साक्ष्यों को, तो तब रचनाओं को, तो तब इनके ये छप जाती है। वो किट्टी को बार बार संबोधित करके डायरी लिख रही है फ्रेंड, छोटी सी लड़की। तो डायरी के पन्ने बहुत ही रुचि वाला पाठ है आपका। तो हमने देखा वेतान, वेतान भाग 2 में बेटा आपके जो पढ़ने हैं यहाँ पे, जिसका अध्ययन करोगे, वो है आपके 4 पाठ, 4 रचनाएं, और 4 रचनाओं में कौन से हैं? सेल्वर रेडिंग, मनोहर श्याम जोशी, दूसरे नंबर पर जूझ ओम थानवी, तीसरे नंबर पर आप अध्ययन करेंगे तो कौन सा आपका? अतीत में दबे पांव। दूसरे नंबर पर सॉरी जूझ, जूझ है आनंद यादव जी, और तीसरे नंबर पे आप करेंगे तो अतीत में दबे पांव ओम थानवी, और चौथे नंबर पर आप जो करेंगे वो है डायरी के पन्ने एन फ्रैंक। अब यहाँ पे बात आती है अंक विभाजन की, कि हमें यहाँ से इन 4 पाठों में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के होंगे। है तो ये 4 पाठ बेटा, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे कितने? 5। 2 अंक का एक प्रश्न होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे 5, तो कुल अंक होंगे कितने? 10 अंक। 10 अंक बेटा। ये जो 4 पार्ट हैं, हो सकता है इसमें से 2 को इस प्रश्न में दे, हो सकता है इसमें से 2 दे दे, तो 5 अंक आपसे पूछे जाएंगे। किसी एक पार्ट से 2 हो सकते हैं, बाकी तो 2 अंक का अगर एक प्रश्न होगा तो वेतन से कितने मिलेंगे आपको? 10 अंक। तो वेतन से कितने मिलेंगे? 10 अंक। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति माध्यम की। जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और वेतन है, वो वहां तक हमें 25, 20, 45 और 10, 55 नंबर का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो हमारा इन 2 पाठ्य पुस्तकों से होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पाठ्य पुस्तक में अगली इकाइयां हैं जो वो पढ़ेंगे, तो वो क्या है हमारा, देखते हैं। वो है हमारा अगला अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में बेटा आपके पाठ लगे हुए हैं 9 पाठ, उनका अध्ययन करेंगे और उनमें से देखेंगे कितने अंक का पाठ है वो आपका आता है, प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। तो पहला पाठ अगर यहाँ बात करेंगे तो वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपका क्या है? पहला पाठ है। किसका? अभिव्यक्ति और माध्यम का। अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरा पाठ है आपका पत्रकारीय लेखन। दूसरा पाठ आपका पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन विभिन्न के लेखन के विभिन्न रूप। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रकार। विभिन्न रूप और विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। लेखन प्रक्रिया पहला पाठ है जो आपका विभिन्न माध्यमों के लिए, जो विभिन्न अलग अलग माध्यम है उनके लिए लेखन कैसे किया जाए। और अगला देखा जाए तो पत्रकारीय लेखन है, उसके विभिन्न रूप और प्रक्रिया है।
वो हम देखेंगे। और अगला पाठ जो पढ़ेंगे वो है विभिन्न लेखन स्वरूप और प्रकार, सॉरी विशेष लेखन, विभिन्न विशेष लेखन, विशेष लेखन रूप और प्रकार। विशेष लेखन का क्या स्वरूप है, विशेष लेखन का क्या स्वरूप है और स्वरूप है और प्रकार है, स्वरूप और प्रकार। ये कौन सा है आपका तीसरा पाठ। चौथे पाठ की बात करें तो उसमें पढ़ेंगे हमें कैसे बनती है कविता, कैसे बनती है कविता। कविता है उसकी रचना कैसे होती है, किस तरह से कविता की रचना की जा सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे किसमें, इस पाठ में, कैसे बनती है कविता। अगर अगले पाठ की बात करें तो अगला है नाटक लिखने का व्याकरण, नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखने का जो व्याकरण है बेटा कि नाटक किस प्रकार से लिखा जाए, यहाँ क्या है कविता कैसे बनाई जाए, कैसे लिखी जाए, और अगले पाठ में है नाटक लिखने का व्याकरण, नाटक है वो कैसे लिखा जाए। इसके बाद क्या अगला पाठ होगा हमारा कैसे लिखें कहानी, कैसे लिखें कहानी, कैसे लिखें कहानी, कहानी की रचना हम कैसे करें, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। अगला पाठ होगा हमारा कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो आपको कहानी दे दी जाएगी तो उसको नाटक के रूप में कैसे बदले, क्योंकि नाटक में बेटा जो संवाद होते हैं उनका अलग तरह के संवादों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई कहानी आपको दे दी जाएगी, प्रश्न पूछा जाता है कई बार आपकी परीक्षा में, कोई कहानी दे दी जाती है, उस कहानी का नाट्य रूपांतरण करें। किसी कहानी का नाम है या कहानी दे दी जाती है, कहानी का नाम उसका करें। फिर अगला है बेटा कैसे लिखें रेडियो नाटक। अगला पाठ है आपका कैसे लिखें रेडियो नाटक, कि रेडियो पर जो प्रसारित किए जाते हैं नाटक उनको कैसे लिखा जाए। वैसे तो नाटक क्या है रंगमंच की विधा है, रंगमंच पे खेला जाता है उसको, तो वहां पे क्या है नाटक एक दृश्य और सिर्फ दोनों तरीके से उनको देखा जाता है, दृश्य हो जाता है वहां पे, दृश्य के माध्यम से दृश्यात्मक वो होती है बेटा। लेकिन अगर रेडियो में देखा जाए तो रेडियो क्या है कि इस तरफ से माध्यम है, वहां सिर्फ हमें सुनाई देंगे संवाद, तो जो संवाद है उन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं उसको नाटक को समझेंगे। तो रेडियो के लिए जो नाटकों का बनाए जाते हैं तो उनका अलग तरीके से वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगले इसमें करेंगे कि रेडियो नाटक है वो कैसे लिखा जाए, क्योंकि ध्वनियों के सहारे ही वहाँ पे सारी चीजों को जो उनके संवाद है उनके माध्यम से ही हमें क्या किया जाता है उसको समझा जाता है, तो उसे किया जाता है। इसलिए नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नौवां अंतिम आपका नए और अप्रत्याशित, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कोई भी आपको नया अप्रत्याशित जिसकी कोई आपको आशा ना, एकदम से अचानक से कोई विषय दे दिया जाए और उस पर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे उस पर लिख सकते हैं, ये आपको इस उसमें पता चलेगा, इसमें बताया जाएगा, सीखेंगे यहाँ पे। तो ये कितने हो गए आपके 9 पाठ, किसके अभिव्यक्ति माध्यम के। जो तीसरा खंड था हमारा पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अभिव्यक्ति और माध्यम से हमें इन पाठों का क्या करना है अध्ययन करना है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रकार, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता,
नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे लिखें रेडियो नाटक और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब आती है यहाँ बात, जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें कितने अंक का, वो हमें उसमें से प्रश्न पत्र है जो उसमें से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो वो कितना अंक देगा हमें ये खंड। तो इसकी बात करते तो बेटा यहाँ पर आपका 15 अंक है वो किससे मिलेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम से। अब 15 में भी क्या होगा, बहुविकल्पी होंगे बेटा। बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, और यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कितने अंक के होंगे, आपके 5 अंक के। कुल अंक यहाँ से मिलने हमें 15 है, तो 5 अंक के छोटे प्रश्न पूछ लिए, और 5 अंक के बाद बाकी 10 अंक रह गए। बाकी 10 अंक है जो बेटा, उसमें जो दूसरे होंगे, दूसरे प्रश्न होंगे, तो वो कितने के हो सकते हैं, 2 नंबर का पूछ के एक, बाकी 4 के हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और अगर आप दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, जो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे यहाँ से या निबंधात्मक भी हो सकते, बड़े भी हो सकते, एक 6 नंबर का है, कोई 6 नंबर का पूछा जा सकता है तो 4 का पूछ लिया, कोई 2 के कर दिए तो 3 के कर दिए। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता कि कितने अंक में इस 10 नंबर को बांटा जाएगा, इस 10 अंक को कितने में बांटा जाएगा। कई बार बड़ा एक 6 का पूछ के 4 का पूछ लिया जाता है, इस तरह से अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ रहेंगे ये कितने 10 अंक के ही। और अभिव्यक्ति माध्यम है वो आपको कितने अंक देगी, 15 अंक देगी। अभिव्यक्ति माध्यम क्या करेगी, हमें 15 अंक देगी। तो यहाँ पे तीसरी इकाई है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम के कितने अंक होंगे, 15 अंक। 5 अंक बहुविकल्पीय से छोटे पूछे जाएंगे आपसे, और 10 अंक दूसरे प्रश्नों के होंगे। वहां प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं है, वहां 10 का विभाजन निश्चित नहीं है, वो अलग अलग पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके अंक होंगे 15 अंक, अभिव्यक्ति माध्यम के 15 अंक। और अब बात की जाए अगर अगली हमारा चौथा जो खंड है वो है व्याकरण। और व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण में कौन कौन सी इकाइयां हमारी लगी हुई है, और कौन सी कितने अंक हमें व्याकरण देगी। कौन कौन सी इकाइयां हमारी लगी है व्याकरण में और कौन कौन से अंक देगी। अगर व्याकरण की बात करते हैं तो पहला है संधि, दूसरा हमारी इकाई लगी है समास, तीसरे की बात की जाए तो शुद्ध अशुद्ध, शुद्धि या अशुद्ध शोधन, अशुद्धि शोधन, शुद्ध या अशुद्ध ही अशुद्धि शोधन, शुद्ध या अशुद्ध ही अशुद्धि शोधन, अशुद्धि शोधन, शुद्ध या अशुद्ध शब्द कह सकते हैं, या अशुद्धि शोधन। जो आपको अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे और उनका शुद्ध रूप आपको लिखना होगा, अशुद्धि शोधन होगा। और अगला आपका जो होगा इसमें वो इकाई है अपठित आपके गद्यांश, अपठित गद्यांश। और 5वीं इकाई है यहाँ पर आपकी अलंकार। ज्यादा नहीं आती व्याकरण बेटा, जितना 10वीं और 9वीं में अपनी आती है। यहाँ पे आपके यही व्याकरण से होंगे, संधि का अध्ययन किया जाएगा, समास का किया जाएगा, अशुद्धि शोधन का और अपठित गद्यांश का और अलंकार का। ये 5 इकाइयां हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न आता है कि इसमें से कितने अंक का प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपके कभी 2 अंक का एक प्रश्न हो सकता है, 2 अंक का एक प्रश्न हो जाए तो कितने हो गए, 2 गुना 5, 2 पंजे 10, या एक का पूछे तो 10 हो गए। तो यहाँ पे भी आपका अगर अंक की बात की जाए व्याकरण की तो वो होगी 10 अंक की। व्याकरण हमारी
लेकिन उसमें भी बेटा प्रश्नों का निश्चित नहीं है कि सारे दो दो के बन जाए, एक एक के बन जाए, किस तरह से हो, क्योंकि तो 4 कोड आपके लगे हैं होते हैं ABCD, और उसमें से आपके वो है बदल बदल के किसी में कैसे वो सेट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो आपकी लेकिन अंक है वो कुल, वो आपके व्याकरण के अंक रहेंगे 10। तो व्याकरण की बात की जाए यहाँ, व्याकरण के अंक हुए 10। तो कितने हो गए? 45, 55, 70 और 10 80। कुल अंक जो पेपर का होगा आपका कुल अंक, तो कुल अंक होंगे आपके 80। 20 अंक का आपका जो दूसरे होते हैं आपके जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन के आपके 20 अंक लगाए जाते हैं, जिसमें आपकी कला कक्षा की गतिविधियां हैं वो होती हैं बेटा, आपकी हाजिरी वगैरह होती है, जो उपस्थिति होती है उसके अंक दिए जाते हैं, परियोजना कार्य के आपके अंक दिए जाते हैं। तो वो 20 अंक होते हैं आंतरिक मूल्यांकन के आपके, और ये 80 अंक है आपका जो पेपर होगा 12वीं का उसके। तो कुल कितने अंक का हुआ? 80 अंक का। अच्छे से हमने देखा कौन कौन से हमारे जो खंड हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं वो पढ़नी हमें, कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी है बाद में अव्यक्त माध्यम की, या व्याकरण की फिर हमें कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम और की रूपरेखा और उसका अंक विभाजन। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा से अपना पाठ्यक्रम है जो हिंदी का वो शुरू करेंगे। खुश रहे।